दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर देने वाली कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है थर्स्टी क्रो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? थर्स्टी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्यासा, प्यासा कौआ। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ क्रो आफ्टर फ्लाइंग आ लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम वेरी थर्स्टी। क्या मतलब हुआ? वंस आ क्रो मतलब एक बार एक कौआ, आफ्टर फ्लाइंग, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर फ्लाइंग उड़ने के बाद, आ लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, मतलब एक लंबी दूरी उड़ने के बाद, बिकेम वेरी थर्स्टी। और दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब आप पास्ट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और थर्स्टी एडजेक्टिव है और बिकम थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा हो जाना, और ये सेकेंड फॉर्म में बिकेम थर्स्टी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अ क्रो आफ्टर फ्लाइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम वेरी थर्स्टी, मतलब एक बार एक कौआ आफ्टर फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एक लंबी दूरी उड़ने के बाद बिकेम वेरी थर्स्टी, वो बहुत ज़्यादा प्यासा हो गया। चलिए आगे देखिए। ही केम डाउन एंड सर्चिंग फॉर वाटर टू क्वेंच हिज थर्स्ट। क्या मतलब हुआ? और ये कम की सेकेंड फॉर्म है। ही केम डाउन मतलब वह नीचे आया, वह नीचे उतरा, एंड सर्चिंग और ढूंढने लगा, फॉर सर्चिंग फॉर वाटर और वो पानी ढूंढने लगा, टू क्वेंच हिज थर्स्ट। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, क्वेंच थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना। और वो पानी ढूंढने लगा, पानी की तलाश करने लगा, टू क्वेंच हिज थर्स्ट अपनी प्यास को बुझाने के लिए। और दोस्तों थर्स्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्यास, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन, बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वाटर अराउंड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर आपकी वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए जैसे शब्द आते हैं वहां पर कुड का प्रयोग किया जाता है। और ये नेगेटिव वाक्य है, साथ में नोट का भी प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वाटर अराउंड, लेकिन उसे आसपास में कोई भी पानी नहीं मिला। चलिए आगे देखिए। अराउंड मतलब आसपास, तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ लेकिन उसे आसपास कोई भी पानी नहीं दिखा। चलिए आगे देखिए। ही बिकेम डेस्परेट। दोस्तों डेस्परेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हताश हो जाना या फिर निराश हो जाना। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। और बिकम का मतलब होता है बनना, बिकम डेस्परेट मतलब हताश हो जाना, निराश हो जाना, और ये सेकेंड फॉर्म है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही बिकेम डेस्परेट मतलब वह हताश हो गया, कह सकते हैं वह निराश हो गया। चलिए आगे देखिए। ही was almost on the point of dehydration। और दोस्तों डिहाइड्रेशन एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की बहुत बड़ी मात्रा में कमी हो जाना, उसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब वह लगभग डिहाइड्रेशन के बिंदु पर था, मतलब जो पानी की कमी के बिंदु पर था। आई मस्ट गेट सम वाटर टू रिहाइड्रेट माई सेल्फ और एल्स आई शैल डाई। क्या मतलब हुआ? दोस्तों किसी भी वाक्य में मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम इस तरह की सलाह देते हैं जो कि बहुत आवश्यक सलाह हो, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? आई मस्ट गेट सम वाटर मतलब मुझे अवश्य ही थोड़ा पानी लेना चाहिए। टू रीहाइड्रेट माई सेल्फ अपने पानी की कमी को पूरा करने के लिए। रीहाइड्रेट का मतलब होता है पानी की कमी को पूरा करना। तो उसने क्या सोचा कि मुझे अवश्य ही थोड़ा पानी लेना चाहिए या पानी की ज़रूरत है टू रीहाइड्रेट माई सेल्फ, खुद को रीहाइड्रेट करने के लिए, और वरना
और एल्स वरना आई शैल डाई, मैं मर जाऊंगा, कह सकते हैं मेरी मृत्यु हो जाएगी। थॉट द क्रो, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थॉट द क्रो, कौवे ने सोचा। सडनली ही लोकेटेड आ पिक्चर एट आ लिटिल डिस्टेंस, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और लोकेट का मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ का पता लगाना, और ये सेकंड फॉर्म है। सडनली ही लोकेटेड आ पिक्चर, और पिक्चर का मतलब होता है घड़ा या फिर मटका, मतलब कि अचानक ही लोकेटेड ए पिक्चर, उसने एक मटके को देखा, मटके को तलाशा। एट आ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। ही फ्लू टू इट एंड पीप्ड इन, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं FLEW, और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। ही फ्लू टू इट, मतलब वह वहाँ उसके पास उड़कर गया। एंड पीप्ड इन, और पीप का मतलब होता है झांकना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड पीप्ड इन, और उसने अंदर झांका। देयर वॉज आ लिटिल वाटर इन इट, देयर वॉज ए लिटिल वाटर इन इट, मतलब उसके अंदर थोड़ा पानी था। बट द लेवल ऑफ वाटर, लेकिन जो पानी का स्तर था, जो जल का पानी का स्तर था, वॉज बियॉन्ड हिज रीच, बियॉन्ड का मतलब परे होना, वॉज बियॉन्ड हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बाहर था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देयर वॉज ए लिटिल वाटर इन इट बट द लेवल ऑफ वाटर वॉज बियॉन्ड हिज रीच, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन जो पानी का जो स्तर था, जो जल का स्तर था, लेवल था, वॉज बियॉन्ड हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बाहर था। द क्रो बिगेन थिंकिंग क्विकली, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन। द क्रो बिगेन थिंकिंग क्विकली, और क्विकली का मतलब होता है तुरंत। द क्रो बिगेन थिंकिंग क्विकली, जो कौवा था वो जल्दी से सोचने लगा। हाउ टू रीच इट, हाउ टू रीच इट मतलब वहाँ तक कैसे पहुँचें, या कह सकते हैं हाउ टू रीच इट, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। वॉट शुड आई डू टू रीच इट, और दोस्तों शुड का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है, जब हम किसी वाक्य में किसी भी तरह की सलाह देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो वहाँ शुड का प्रयोग करना होता है, जिसका मतलब होता है चाहिए। वॉट शुड आई डू टू रीच इट, मतलब मुझे क्या करना चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। थिंकिंग मतलब सोचते हुए, दस थिंकिंग दस, इस प्रकार से सोचते हुए। ही सडनली हिट अपॉन आ ब्राइट आइडिया, हिट अपॉन आइडिया का मतलब होता है विचार सूझना, तो क्या मतलब हुआ? ही सडनली हिट अपॉन ए ब्राइट आइडिया, मतलब उसे अचानक एक विचार, अचानक उसे एक अच्छा विचार सूझा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो मटका है इसमें थोड़ा पानी, और जो कौवा है उसको देख रहा है। चलिए आगे देखिए। ही सॉ सम pebbles lying nearby, क्या मतलब हुआ? और ये सी की सेकंड फॉर्म है। ही सॉ मतलब उसने देखा। सम पेबल्स, पेबल्स का मतलब होता है कंकड़। ही सॉ सम पेबल्स, और लाइंग का मतलब पड़े हुए, नियर बाय मतलब पास में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही सॉ सम पेबल्स लाइंग नियर बाय, उसने कुछ कंकड़ों को वहाँ पड़ा हुआ देखा। ही फ्लू देयर, वह वहाँ उड़कर गया। पिक्ड अप आ पेबल इन हिज बीक, और बीक का मतलब चोंच, और पिक मतलब उठाना। पिक्ड अप अ पेबल, उसने एक कंकड़ को उठाया। इन हिज बीक, अपनी चोंच में। ब्रॉट इट टू द पिक्चर, और ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ब्रॉट इट टू द पिक्चर, और वो मटके के उस घड़े के पास लाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनसाइड, ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, गिरा देना। एंड ड्रॉप्ड इट इनसाइड, और उसके अंदर उसे गिरा दिया। आगे देखिए। ही कुड हार्डली नोटिस एनी डिफरेंस, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वर्ड है यहाँ भी कुड का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है सका, सकी, सके। ही कुड हार्डली नोटिस एनी डिफरेंस, और वो मुश्किल से ही किसी भी तरह का जो डिफरेंस था, मतलब डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क, को नोटिस कर पाया, मतलब उसे कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया, किसी तरह का फ़र्क उसे नहीं लगा। बट ही वॉज नॉट द वन हु वुड गिव अप सो ईजिली, और दोस्तों गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। तो क्या मतलब है इस लाइन का? बट ही वॉज नॉट द वन, मतलब लेकिन वो ऐसा नहीं था। हु वुड गिव अप सो ईजिली, जो इतनी आसानी से हार मान जाए। ही कंटिन्यूड ब्रिंगिंग पेबल्स एंड ड्रॉपिंग दैम इनटू द पिक्चर, क्या मतलब हुआ? कंटिन्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना। ही कंटिन्यूड ब्रिंगिंग पेबल्स, उसने कंकड़ों को लाना जारी रखा। एंड ड्रॉपिंग दैम, और उनको गिराना जारी रखा। इनटू द पिक्चर, मटके के अंदर। चलिए आगे देखिए। आफ्टर हैविंग ड्रॉप्ड क्वाइट अ फ्यू, मतलब आफ्टर हैविंग ड्रॉप्ड मतलब कि क्वाइट अ फ्यू, मतलब
कुछ को, और ये जहाँ पर बात हो रही है आफ्टर ड्रॉपिंग, ये कंकड़ों के बारे में बात हो रही है। आफ्टर हैविंग ड्रॉप्ड क्वाइट अ फ्यू, मतलब कुछ कंकड़ों के डाले जाने के बाद, ड्रॉप किए जाने के बाद, ही अगेन पीप्ड इन, उसने दोबारा झांका। नाउ इट डिड मेक सम डिफरेंस, और इस बार क्या हुआ, इट डिड मेक सम डिफरेंस, इसमें थोड़ा सा मतलब इसने थोड़ा सा फ़र्क किया था, या कह सकते हैं थोड़ा सा इसमें चेंज आया था, थोड़ा इसमें फ़र्क उसने महसूस किया। द वाटर लेवल रोज स्लाइटली हायर, और ये राइज की सेकंड फॉर्म है। राइज का मतलब उठना और रोज मतलब उठा, तो क्या मतलब हुआ, द वाटर लेवल, और जो पानी का स्तर था, जल स्तर था, रोज स्लाइटली हायर, वो थोड़ा सा, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली हायर वो थोड़ा सा ऊपर उठा। हायर मतलब ऊपर, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द वाटर लेवल रोज स्लाइटली हायर, जो पानी का जो स्तर था वो थोड़ा सा ऊपर उठा। दिस गेव हिम मच होप, और ये जो प्रक्रिया थी उसने उसे दी मच होप, उसे बहुत ज़्यादा मतलब कि उम्मीद दी। इनकरेज्ड बाय द सक्सेस, इनकरेज का मतलब होता है किसी चीज़ से उत्साहित होना। इनकरेज बाय द सक्सेस मतलब अपनी उस सक्सेस से, सफलता से उत्साहित होकर, ही कंटिन्यूड मोर इंथुजियास्टिकली, और उसने उस चीज़ को और ज़्यादा जारी रखा, इंथुजियास्टिकली और ज़्यादा जोश में, उत्साह के साथ। इंथुजियास्टिकली मतलब उत्साह के साथ। चलिए आगे देखिए। एट लास्ट मतलब कि आखिर में, हिज हार्ड वर्क एंड स्ट्रेटजेम ब्रॉट हिम डिविडेंड्स, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों हार्ड वर्क का मतलब होता है परिश्रम, और आप इसे नोट कर सकते हैं, और स्ट्रेटजेम का मतलब होता है किसी भी तरह के तरकीब। तो क्या मतलब हुआ, एट लास्ट आखिर में, हिज हार्ड वर्क जो उसका परिश्रम था, जो उसकी कड़ी मेहनत थी, एंड स्ट्रेटजेम और जो उसकी ये योजना थी, ब्रॉट हिम डिविडेंड्स वो उसके लिए लाभ लेकर आए। डिविडेंड्स मतलब लाभ। द वाटर लेवल रोज हाई इनफ मतलब जो पानी का जो लेवल था, जल स्तर था, वो इतना ऊपर उठ गया, इनफ टू कम विद इन हिज रीच, कि वो उसके मतलब कि उसकी पहुंच में वो आ गया। चलिए आगे देखिए। द क्रो बिकेम वेरी हैप्पी, जो कौवा था, ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही ड्रैंक वाटर टू हिज मेज़र, और उसने पानी पी लिया अपने मतलब कि लेवल के हिसाब से, अपने मेज़र के हिसाब से। क्वेंस्ड हिज थर्स्ट, और उसने अपनी प्यास को बुझाया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़कर चला गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दोस्तों नेसेसिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है आवश्यकता, और इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब जो आवश्यकता होती है, इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो आविष्कार की माँ होती है या जननी होती है। तो दोस्तों ये जो मॉरल है आप इससे समझ ही गए होंगे कि जब किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता से ही किसी भी तरह का जो इन्वेंशन होता है, जो आविष्कार होता है, वो वहाँ से जन्म लेता है। तो ये इस कहानी का मॉरल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो, और यदि आज आपने कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।